पकड़ ले। ये अल्लाह ने हाथ नहीं दिया था कि दूसरों पे जुल्म करने के लिए हाथ उठा दें, नौकर चाकर को सालिमन मार दें, अपनी बीवी को नौकरानी की तरह घसीट घसीट कर मारते रहें, अभी मारे नौकरानी की तरह, फिर रात में उनके साथ मस्तियां करें। ऐसा नहीं होगा। उसका ज़मीर को फतह नहीं कर पाएगा। चेहरे पे मारेगा, इस्लाम ने मना किया चेहरे पे मत मार। अभी चेहरे पे मारेगा, कल उसी चेहरे को चूमेगा, बेशर्म बन के करेगा। ऐसा क्या? अगर मारना ही पड़े तो बदन के दूसरे हिस्से पे कभी तंबीहन मारना, चेहरे पे मत मारना। ये चेहरा तुम्हारे फायदे की चीज़ है, ये चेहरा देखा जाता है, इस चेहरे से फ़ायदा उठाया जाता है। वो तो खबीस मरदूद है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है नौकर गुलाम की तरह, फिर उसी चेहरे को किस मुंह से चूमता है। यह चेहरा अमानत है, ये आंखें अमानत है, ये हाथ अमानत है, ये पाँव अमानत है। जहाँ गलत इस्तेमाल इसका हुआ उसकी सज़ा क्या है सुनिएगा। मरने के बाद तो जहन्नम की आग में, उस दुनिया की बात है, इस दुनिया की बात है। ये गठिया का दर्द, ये घुटने का दर्द, ये टखने का दर्द, ये रान के गोश्त का दर्द, ये यहाँ का दर्द। अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा दर्द हुआ कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सका, यहाँ तक कि मर गया। बहुत हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट था वो, साहब बप्पी था वो, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट। वो बाथरूम में गया, फिसला, ब्रेन हेमरेज हुआ, 2 4 10 20 दिन हॉस्पिटल में रहा, वहीं मर गया। आजकल बाथरूम में लोग ज़्यादा मर रहे हैं, फिसल फिसल के लोग मर रहे हैं। लेटिन करते करते ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। नहाते नहाते प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। बाथरूम में लोग ज़्यादा मर रहे हैं, लेटिन करते करते मर रहे हैं, पेशाब करते करते मर रहे हैं। पेशाब नहीं हुआ तो मर रहे हैं, पेशाब ज़्यादा हुआ तो मर रहे हैं। यानी तो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल बंदे को तबाह कर दिया। सेहत गई, पाँव गया, पेट गया। आज एसिडिटी, गैस, सब सारे लोग इसमें मुलविस हैं। ऐसी लोग ये दवाई वो दवाई, पहले गैस की दवाई फिर रोटी खाना। अभी जवानी में आग लग गई। 16 साल की जवानी है, गैस की गोली इस्तेमाल कर रहा। 25 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा। अब 30 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा रोटी को पचाने के लिए। अभी तो इस कदर गर्मी होनी चाहिए, यहाँ बदन हाथ में ताकत के, आदमी दीवार में मारे तो दीवार तोड़ दे। ये एसी लॉक इस्तेमाल कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्र मेरी 52 ईयर्स हो रही है। मैं खैनी नहीं खाता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, चाय भी आदतन नहीं, पी लिया, मिल गई पी लिया। ऐसा नहीं कि नहीं पीऊंगा तो सर मेरा फटा जा रहा है, लाओ चाय, सर फटा जा रहा है, सुबह नहीं पिए हैं, सर फटा जा रहा है। आदत का गुलाम हो गए। खैनी गुटखा खाने वाला मुंह से पाखाने की तरफ बदबू आ रही, फिर भी उसको एहसास नहीं कि मैं इसको छोड़ दूं। मुंह से पाखाने की तरफ बदबू आती, मुंह करीब करने को जी नहीं चाहता, वहां से बोलता है बदबू यहां आती है। मगर बेशर्मी की इंतहा हो गई। जो पैसा गुटखा में लगाता है उसी पैसे से काजू खरीद ले, उसी से पिस्ता खरीद ले, उसी से बादाम खरीद ले, अपने बैग में रखे, जहां मन चला 2 बादाम खा ले। ये बादाम दिमाग बढ़ाता है, ये बादाम को एनर्जी देता है। ये पिस्ता रखे बैग में, जहां मन चला एक पिस्ता खा ले। नमकीन पिस्ता शुगर वाला भी खाए, बहुत फायदे की चीज़ है। सेब खा ले, शुगर वाला सेब मीठा होता है, एक सेब डेली खा ले, ताकत मिलेगी। उसको बदन में जो ग्लूकोज घटता है वो ग्लूकोज उससे पैदा हो जाएगा। जो शुगर लेवल कमज़ोर होता है वो एक सेब से उसको बढ़ जाएगा। संतरा का जूस पे ले, मौसम्बी का जूस पे ले, अनानास खा ले। ये तो करोड़ों रुपए की चीज़ें हैं। वो एक मौसम्बी का गिलास जूस करोड़ों का है। वो करोड़ों की दवाई एक तरफ और एक गिलास अनानास का जूस, यानी जो जितना भी जाइम है, दाना पचाने वाला सिरप है, वह सब में अनानास का जूस रहता है। और एक अनानास एक गिलास जूस पी ले, वो 50 बोतल दवाई से बेहतर है। नहीं वो गुटखा खा रहा, रजनीगंधा है नहीं, शेखर है नहीं, शुद्ध प्लस है नहीं, ये सब शुद्ध प्लस शेखर आदत का गुलाम हो गया। ये शेखर ने कैंसर पैदा किया, ये शुद्ध प्लस ने कैंसर पैदा किया। हमारा एक दोस्त, स्टेज का दोस्त शायर था, एंड चढ़ती जवानी में दुनिया छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सो जाता था। कैंसर हुआ, यहाँ तक कि ना पड़ता था, ब्लड ब्लीडिंग हुई, 1-2 महीना रहा और काम तमाम हो गया। एक बहुत बड़ा नकीब था कलकत्ता का, वो अभी जिंदा है, लेकिन पूरे चेहरे का गोश्त कटा हुआ है। वो खैनी खाता था, सो जाता था, ताकि रात भर वो खैनी के अर्क का मज़ा मिलता रहे, उसका जो रग चूस कर मज़ा मिलता है। नींद की का भी मज़ा ले और खैनी के रस और जूस का भी मज़ा ले, इसलिए वो खा के सो जाता था। जब वो कैंसर में इसका सड़ गया और काट के उसका इलाज हुआ, बच तो गया। एक बार मेरी मुलाकात उनसे हुई भद्रक रेलवे स्टेशन पर। मैंने कहा हलीम भाई क्या हाल है आपका, कैसा लगा आपको? कहा हजरत
जिस वक्त स्ट्रेचर पे लेटा के मुझको ओटी ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे डॉक्टर, जब मैं जाने लगा एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी कि काश हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं मिसवाक करके, कुल्ली करके, वजू करके अगर मैं सोता तो आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता, आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। उस वक्त पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सेहत चली गई, तब आप सुन्नत की अहमियत समझ रहे हो। जब कुछ बर्बाद हो गया अब लौट के नेचुरल सिस्टम पे आ रहे हो। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारे उलमा तुमसे कहते हैं कि इंसान की जिंदगी गुजार, फिल्म के नाचने वाले को मत देख, क्रिकेटर की जिंदगी मत देख, उसको तो बैटिंग बॉलिंग करना है, जिंदा रहना है। वह फिल्म का एक्टर नाचना है, कूदना है, पैसा कमाना है, खाना है। फिल्म की औरतें नाचेंगी, कूदेंगी, निर्वस्त्र होंगी, लिबास जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, इसलिए सारा कपड़ा उतार के चंद सिक्के कमाती है। वो मेरी माँ के लिए मॉडल है, वो मेरी बेटी के लिए मॉडल होगी, जो अपने बदन का वस्त्र उतार के पैसा कमाए, जो दूसरों की गोद में झूल के पैसा कमाए। शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका शौहर है, मगर वो एक्टिंग करने के लिए दूसरे हीरो के पास उसकी गोद में झूल रहा है, प्यार का ड्रामा कर रही है, वह झूल रही है, उसके पास जा रही है, वो उसके बदन पे हाथ डाल रहा है, और उसका शौहर उसकी फिल्म में देख रहा है, और शौहर भी हिजड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या मेरी बीवी की एक्टिंग है। वह दूसरा उसकी बीवी के बदन पे हाथ रख रहा है, उसके चेहरे को चूस रहा है, और ये मुस्कुराता, क्या गजब की एक्टिंग मेरी बीवी ने की है, करोड़ों रुपए कमाए। यानी अखीर जमाने में आदमी पागल हो जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया है, तुन जाओ उकूलो अक्सरे जाले का जमान। सरकार ने कहा अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। एक बुढ़ा दादा बोल रहा था कि मेरी पोती इतना जबरदस्त डांस करती है कि क्या गजब की डांस करती है, ये बुढ़ा को जमीन के नीचे मर जाना चाहिए। ये हाजी है, ये बुढ़ा, ये बोलता है कि मेरी पोतिया बहुत शानदार डांस करती है स्कूल में और फर्स्ट पोजीशन लाई है। और ये बाप अपनी जवान बेटी को साथ लेके डांस प्रोग्राम में बेटी को लेके जाता है, और उनकी बेटी सारा वस्त्र उतार के, नीम वस्त्र हाफ पैंट पहन के स्टेज पे डांस करती है, सारे लोगों की आंखों को सेकती है, और सारे लोग उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समझ के इंजॉय, रिलैक्स होते हैं, और 10 रुपए उसके बदन पे फेंकते हैं। और उससे ज्यादा हिजड़ा है वो बाप जो अपनी बेटी को नचवा के चंद पैसे कमाता है और उसकी कमाई खाता है। तो जो बदन खोल के पैसा कमाए वो मेरी बेटी के लिए मॉडल है, वो मेरी माँ के लिए मॉडल है, वो मेरी बहन के लिए मॉडल है कि मेरी बेटी उसी की तरह गरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह शरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह वह चड्डी पहने, मेरी बेटी उसी की तरह जींस और टी शर्ट पहने, मेरी बेटी उसी की तरह हाफ बाल कटवा के दूसरों की निगाहों की जीनत बने। नहीं, अगर तुमने उसकी पैरवी की तो शौहर की निगाह में जलील बनेगी। शौहर शक करेगा कि ये पढ़ने के जमाने में अफेयर दूसरों से किया है, इसकी जवानी ढल चुकी है, इसका चेहरा बेरौनक हो चुका है, इसका सारा बदन यूज्ड हो चुका है, कभी शौहर का दिल जीत नहीं पाएगी। और जो पर्दे में रहती है, हिजाब में रहती है, निकाब में रहती है, उसके चेहरे पे अल्लाह नूरानी लाइट देता है, शौहर के दिल में जगह मिल जाती है। उसका हाथ जिसका यूज्ड ना हो, जिसका बदन यूज्ड ना हो, वो अच्छे औरत क्या वो बूढ़ी हो जाए, शौहर के दिल में जगह पाती है, घर में जगह पाती है, वो घर के आंखों का तारा बन जाती है। इसलिए इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों को अपमानित नहीं किया है, पर्दा देकर औरतों को जलील नहीं किया है। इस्लाम ने दुपट्टा डाल के औरतों का हक नहीं छीना है, औरतों को कैदो बंद में नहीं रखा है। वो तो समझने वालों की शरारत है, बदतमीजी है। वह बदतमीज जो अंदर से बाहर तक नापाक है, वो क्या जाने कि इस्लाम ने चादर डाल के इसका सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। जलील तुमने किया है बदतमीज। दुकान पे अपनी औरतों के दुपट्टा हटा के, सीना दिखा के, कस्टमर को बोला के चंद सिक्के कमा के तुमने औरतों को जलील किया। तुमने सिनेमा में नचवा के औरतों को जलील किया। तुमने चड्डी पहना के 10 मर्दों की गोद में झुला के बेटी को जलील किया। तुमने आजादी के नाम पे तुमने समाज में रेप बढ़ा के तुमने जलील किया। सपोज दुकान के साथ कंप्यूटर फ्लैक्स में औरतों की तस्वीर, कारोबार में औरतों की तस्वीर, और
ओपनिंग हो तो औरतों की नाच, शादी ब्याह में औरतों की नाच, तुमने औरतों को नचवाया, उसको नंगा किया, दुकान में बिठाया, शराब खाने में बिठाया, उसको फिल्म में नचवाया, औरतों को जलील किया। इस्लाम ने औरतों को चादर डाल के उसके चेहरे की सुरक्षा की है, उसके बदन की हिफाजत की है, समाज को ज़िना से बचाया है। अगर यकीन नहीं आए, जो पर्दे में रहने वाली है, कोई लोशन नहीं लगाए, यह दुपट्टा उसके हुस्न को निखार देता है, उसके हुस्न को बढ़ा देता है। तो जलील औरतों को उसने किया जिसने उसके बेपर्दा किया। इस्लाम ने पर्दा डालकर उसकी इज्जत की हिफाजत की है, सुरक्षा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शहरियार खान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ बहन बेटी से मैं मुखातब हूँ, कहता हूँ खबरदार, वो नाचने वाली तेरे लिए मॉडल नहीं है कि उनकी तरह बाल रखो, उनकी तरह शर्ट पहनो, उनकी तरह पैंट पहनो, उनकी तरह लिबास पहनो। नहीं नहीं, वो तेरे लिए मॉडल नहीं है। नाचने वाली क्या मॉडल होगी? तेरे लिए मॉडल है मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा। फातिमा तो ज़हरा की ज़िंदगी तेरे लिए मॉडल है। और अगर तुमने उनको मॉडल बनाया, यहाँ तेरा चेहरा कभी मैला नहीं होगा, शौहर तुझको कभी तलाक नहीं देगा, कभी तू घर में मार नहीं खाएगी, हमेशा तू गुलाब की तरह खिलेगी, पूरे घर बार को महकाती रहेगी। और फिर शादी करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ चंद दिन आपस में मिलके सेक्स की तकमील करें, मस्तियाँ कर लें, बस खेल खत्म। नहीं, शादी इसीलिए है ताकि मेरी अच्छी औलाद पैदा हो। मेरे माँ बाप ने शादी की तब ना मैं पैदा हुआ, मैंने शादी की तब ना मेरे बेटे पैदा हुए। तो शादी का मतलब होता है अच्छी जनरेशन, अच्छी नस्ल समाज को देना, अच्छी नस्ल समाज को देना। समाज गुंडों से भर जाएगा अगर आपने अच्छी औरत से शादी नहीं की। समाज लुच्चों डकैतों से भर जाएगा अगर आपने अच्छी औरतों से शादी नहीं की। यह ज़मीन हर जगह, हर ज़मीन पे सेब होता है क्या? कश्मीर में लीची होती है? नहीं, लीची के लिए मुजफ्फरपुर की ज़मीन चाहिए, वैशाली की ज़मीन चाहिए, और सेब के लिए कश्मीर की ज़मीन चाहिए, और कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र की ज़मीन चाहिए, और आम की खेती के लिए बंगाल की ज़मीन चाहिए। जिधर देखे नज़र उठा के 100 500 एकड़ ज़मीन पे आम के बागात लगे हुए हैं। और मछली पालन के लिए आंध्रा की ज़मीन चाहिए। अब अलग अलग खित्ते में अलग अलग क्वालिटी है। गेहूं अगर हाई क्लास का गेहूं उपजाना है, पंजाब की ज़मीन चाहिए। अगर जूट या बोरा, जिसको चट्टी बनाने वाला अगर जूट की खेती चाहे तो बिहार बंगाल की ज़मीन चाहिए। कश्मीर में जूट की खेती नहीं होती है, अखरोट की खेती बिहार में नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा नेक हो, हमारा समाज में डकैत ना पैदा हो, लुच्चा नहीं पैदा हो, लफंगा नहीं पैदा हो, दूसरों को ठगने वाला नहीं पैदा हो, ठग नहीं पैदा हो, तो उसके लिए ज़मीन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर ज़मीन अच्छी रही तो फसल अच्छी पैदा होगी, अगर ज़मीन गलत हो गई तो फसल जल जाएगी। इसीलिए कि हर ज़मीन पे सारी फसलें पैदा नहीं होती हैं। अगर आपको ज़मीन का सिलेक्शन करने में चूक गए तो कई नस्ल तबाह हो जाएगी, कई नस्ल 100 साल। चूंकि बेटा माँ बाप का नाक नक्शा लेके पैदा होता है, और उसका नाक नक्शा लेके उसका बेटा पैदा होता है। तो जिस तरह नाक नक्शे में माँ बाप से मुशाबहत होती है, उसी तरह कैरेक्टर में भी माँ बाप की मुशाबहत होती है। अंदर में जो क्वालिटी है, जो ब्लड है, जो बीमारियाँ हैं, उसमें भी माँ बाप की मुशाबहत होती है। जैसे किसी का दादा कैंसर ग्रस्त था, मुमकिन है कि उनका पोता पड़पोता में वो मर्ज आ जाए। जिसके बाप में कोई पैर फटने की बीमारी थी दादा में, मुमकिन है कि उसके पोता पर पोता में वह मर्ज लौट के आए। इसी को हेरिडिटेरी कहते हैं। अच्छी नस्ल देने के लिए आपको अच्छा बनना होगा, अच्छी जमीन का सिलेक्शन करना होगा। कमजोर बीज कमजोर दरख्त पैदा करता है, जबरदस्त बीज जबरदस्त फसल पैदा करता है, और जबरदस्त जमीन जबरदस्त फसल पैदा करती है। तो अब वह जमीन में का सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाएगा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा। अब वह चुड़ैल है, चुड़ैल की औलाद चुड़ैल। अब वह बदतमीज है, बदतमीज की औलाद बदतमीज। सिर्फ नाक देखा, चेहरे का रंग गोरा देखा,
फट से सिलेक्शन कर लिया। ये भूल गया कि पेशानी में क्या है, दिल में क्या है, अंदर किरदार में क्या है। शादी को होनी थी 18 साल में, लड़की की उम्र हो गई 38 साल। ये 20 साल इनकी गाड़ी जो लेट से चल रही है, ये 20 साल के अंदर में कहाँ क्या हुआ, ये हाथ ये बदन का उसकी तरफ नजर नहीं है, बस मुंह देखने में अच्छा लगा, बस शादी कर लिया। नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरा गोश्त से भरा हुआ है। अब हाँ ठीक है, लड़की कबूल पसंद है, शादी कर लिया। जब शादी के बाद पता चला अरे इसके तो मुंह में जहर है, ये तो जहर उगल रही है। शौहर को गाली दे रही है, सास को गाली दे रही है, यह जबान से बोली ऐसी बोल रही कोई पागल बोल रही है। तो बोल पागल चट्टी को कहां से ले आया। नाक देखा दिल नहीं देखा, आंख देखा दिल नहीं देखा, चेहरा देखा दिल नहीं देखा। अब पछताने से क्या होगा, अब तो सारी जिंदगी पगल चट्टी का बोझ उठाना पड़ेगा। तुमने नाक देखा था, तुमने चेहरा देखा था। हुजूर ने क्या कहा था कि सिर्फ चेहरा मत देखना, उनका दीन देखो, उनका अखलाक देखो। चेहरा आज देखा तो 4 दिन का बुखार ये गोरा चेहरा काला बना देगा। 4 दिन का लूज मोशन उसके बदन को सुखा के कांटा बना देगा। फिर नहीं पहचान पाएगा कि मेरी माशुका है, कि मेरी महबूबा है, कि मेरी प्रेमिका है, नहीं पहचान पाएगा। नहीं सुना अल्लामा रूम ने क्या लिखा था कि एक बादशाह बड़ा नेक था, उसका इकलौता जवान बेटा था। वो जवान बेटा एक वजीर की बेटी को पर फरेफ्ता हो गया, यानी वजीर बादशाह के नौकर की बेटी को देखा फरेफ्ता हो गया। बादशाह को जब पता चला वो फिक्रमंद हो गया कि मेरा बेटा एक मेरे नौकर की बेटी पे फरेफ्ता होकर शादी करना चाहता है। मैं तो दूसरे राजा जो मेरे मुकाबिल में है उसकी बेटी से मैं शादी करना चाहता था ताकि वो राजा मेरा समधी बने, उस राजा की राजकुमारी उसकी बेटी मेरी बहू बने। मेरा बेटा राजकुमार, दूसरे राजा की बेटी राजकुमारी, वो शहजादी मेरे घर में आएगी। ये तो मेरे नौकर की बेटी को चुन रहा है। बड़ा फिक्रमंद हुआ, हमेशा बुझा बुझा सा रहने लगा। उनका एक अकलमंद वजीर था, उसने कहा बादशाह सलामत क्या बात है। कहा देखो मेरे बेटे की हरकत, मैं तो जलील हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ये उस पर दिल दे बैठा। कहा बादशाह आप मायूस मत होइए, मैं एक तदबीर से उसे ठीक कर देता हूं, आप मुझे सिर्फ 1 महीने की इजाजत दे दें। कहा ठीक है बैठा जाओ, बोला मैं आपके बेटे को दुरुस्त कर दूंगा। कहा ठीक है, तुमको जो भी तदबीर करनी पड़े तुम करो। बादशाह गया, उसने उस वजीर जिसकी बेटी पे वह फरेफ्ता था, उस वजीर को उन्होंने खाने की दावत दी। अपने यहाँ बादशाह का वजीर आजम है, वजीर आजम ने छोटे वजीर को दावत दी, मेरे घर में तुमको आना है, अपनी बेटी के साथ आना है, खाने की दावत है मेरे यहाँ। वो वजीर मसरत के मारे कूदता हुआ आ गया, बेटी को लेके आ गया और उस वजीर ने खाने में जमाल गोटा मिला दिया। अब क्या हुआ कि उसकी बेटी जब खाई तो लूज मोशन शुरू हुआ। लूज मोशन जब शुरू हुआ तो कहा जब तक लूज मोशन ठीक ना हो जाए इसी घर में तुमको रहना है। और फिर जब वो दिन में 50-100 बार लूज मोशन होना शुरू हुआ तो अब वो किस कदर बदबूदार होता है, वो सबों को मालूम है। सब पेट खराब हो जाए और डायरिया हो जाए, कितनी बदबू होती है। उस सबको एक नौकर से बोला कि सारी बदबू को एक ड्राम में जमा करो, ये कितना बाथरूम जाएगी आएगी, इसी ड्राम में यहीं पे लूज मोशन कर लिया करो। इंतजाम कर दिया। 4 दिन के अंदर हालत खराब हो गई, सूख के बिल्कुल कांटा हो गई और चेहरा काला हो गया। जब वह बिल्कुल मौत के बिस्तर पे जाने लगी तब शहजादे को खबर किया वजीर आजम ने, आओ तुम्हारी माशुका मेरे घर में है, उससे मुलाकात तेरी करवा देते हैं। तेरी प्रेमिका जिस पर तू जान छिड़कता था, चलो उससे मैंने मिलने का एक इंतजाम कर दिया है। बादशाह का बेटा खुश हो गया। अब वो आया जब वहाँ, बोला ये तेरी माशुका है, मैंने इसको मिलने का इंतजाम कर दिया। कहा ये नहीं है मेरी माशुका। कहा फिर कौन? कहा वो तो खूबसूरत थी, उसका हुस्न कहाँ गया? वो तो गोरा चेहरा था, उसका हुस्न कहाँ गया? मैं हुस्न देख के मैं फरेफ्ता हुआ था, हुस्न कहाँ है? हुस्न क्या हुआ? ये नहीं है वो, आप झूठ बोल। कहा नहीं वही है, ये पहचान देख ले चेहरा गौर से, ये वही है। कहा फिर हुस्न कहाँ गया? कहा मैं बताता हूँ हुस्न कहाँ गया। उन्होंने फिर वही पाखाने का ड्राम खोला, उसकी बदबू से बादशाह के बेटे का जैसे सीना फटने लगा हो। कहा उनका सारा हुस्न यहीं चला गया है, यही हुस्न है उसका। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही है कि लूज मोशन में उनके चेहरे को काला कर दिया है और यह उसका हुस्न है, यह पाखाना। बादशाह के बेटे ने कान पकड़ा। कहा नहीं नहीं, अब मुझे नहीं इस माशुका से प्यार करना नहीं चाहिए मुझको। एक छोटी सी तदबीर से बादशाह के बेटे का दिल दिमाग बदल दिया उस वजीर आजम ने। यही हुस्नो जमाल का राज है। अगर वह लूज मोशन नहीं भी हो, 25 साल के बाद जहां उम्र 40 से आगे गई,
पिंडली सूख जाती है, चेहरे का चमड़ा सूख जाता है, अब बदन का चमड़ा लटक जाता है, तो 2-4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके लिए तुमने कानून का सिलेक्शन, कानून को तुमने कानून को ताक पे रख दिया, कानून की धज्जी उड़ा दी। हुजूर ने क्या कहा था कि शादी में औरत का सिलेक्शन करना, अखलाक देखना, दीन देखना, सिर्फ रंग मत देखना, हुस्न मत देखना, कैरेक्टर देखना। तो हुजूर के फरमान को हमने ताक पे रखा और हमने नाचने वाली औरत का सिलेक्शन किया। अब वह सास माँ से अलग, बाप से अलग, भाई से अलग, सारा घर टूट गया। शादी कल हुई, 1 महीने के बाद अलग। इकलौता बेटा बाप माँ का जब वेतन से पाला था, बीवी आई अलग हो गई। अब माँ क्या किसके साथ रहेगी? 4 बेटा हो तो चलो ठीक है, दूसरे बेटे के साथ। 1 ही बेटा है, अब बीवी आई है, 1 महीने के बाद अलग। अब बेचारी बूढ़ी माँ को इलाज कौन करवाएगा? बूढ़े बाप खाना बनाए कौन खिलाएगा? ऐसी बेटी को तुमने क्यों पैदा किया जो बेटा बुढ़ापे में तुझको तड़पाता हो? मुस्तफ़ा के कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद सुकून कभी नहीं मिलेगा, चैन कभी नहीं मिलेगा। औलाद महापापी पैदा हो रही, गोंडा, बेहया, बेशरम औलाद। उसमें माँ बाप की बदतमीजी का दखल है। इमाम आजम अबू हनीफा एक बार खड़े थे, करोड़ों सुन्नियों के इमाम, सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे। एक गेंद बच्चों ने मारा, वह गेंद इमाम आजम के सामने आ गया। तो एक बच्चे इधर उधर मुंतशिर हो गए, अरे गेंद इमाम के सामने चला गया। बच्चे कोई इधर, कोई इस गली में, कोई उस गली में। एक बच्चा ढेर था, वह दौड़ा हुआ आया, इमाम आजम के सामने से गेंद उठा के चला गया। इमाम आजम ने क्या कहा? लगता है कि नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो गया है, यानी इसके नुत्फे में खराबी है, लगता है, चांस है। लोगों, एक इमाम की बात थी, लोगों ने जब पता लगाया, पता चला कि वाकई उस बच्चे के नुत्फे में खराबी है, उनके माँ बाप का सिस्टम सही नहीं है। लगता है क्यों? उसकी बेहयाई बता रही थी कि बुनियाद में खता है। सारे बच्चे मुंतशिर हो गए, मगर वह इमाम आजम के सामने डेढ़ से आया और गेंद लिया चला गया। यानी उनकी बेहयाई बताती है कि बुनियाद में खराबी है। इस तरह आज ढूंढ लें कदम कदम पे किस कदर बेहया बच्चे, बेशरम बच्चे, न बूढ़े का एहतराम, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न आलिम का एहतराम, न मस्जिद के इमाम का एहतराम। इमाम का मजाक उड़ाना, आलिम का मजाक उड़ाना, माँ बाप के सामने आंख खोल के चेहरे, आंख से आंखें मिला के बातें करना। फौजी फौज में, यहाँ पड़ोसी मौज में। रहो पंजाब, दिल्ली, सऊदी अरब में काम करते रहो और यहाँ पैसा भेजते रहो, वह रिमोट चलाती रहेगी, सिनेमा देखती रहेगी। गरम गजा, गरम टीवी, गरम रिमोट, गरम लिबास, गरम मार्केटिंग, और उस गर्मी को बुझाने के लिए मौजूद है ड्राइवर, मौजूद है हॉकर, मौजूद है दूध देने वाला ग्वाला, मौजूद है कजिन। रहो तुम 5 साल के बाद सऊदी अरब से आना, यहाँ तेरा पैसा, तेरा घर, तेरा सारा काम, मस्ती दूसरा करे। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। यही हाल समाज का हो रहा है। यानी